हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की 12वीं कक्षा की क्लासेस में। तो आज मैं आप सभी के सामने आपका 12वीं कक्षा का चैप्टर 10 लेकर आई हूँ। हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 हमारा, जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। इस चैप्टर की एक वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। जो पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते किसे हैं और पूर्ण प्रतियोगी बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादक होता है उसका क्या उद्देश्य होता है और वो कब संतुलन की स्थिति में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके उद्देश्य क्या है। जो उत्पादक होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करता है, वो किस उद्देश्य से उनका उत्पादन करता है। तो उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इसलिए करता है ताकि क्या हो, उनकी बिक्री से उसे लाभ हो। कोई भी उत्पादक जो वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन करता है तो वो क्यों करेगा, इसीलिए करेगा कि उन वस्तुओं को बेचकर उनकी बिक्री करके उसे कुछ फायदा हो, उसे कुछ लाभ हो। तो जो बिक्री हो उसने की, बिक्री यानी कि जो वस्तुएं और सेवाएं उसने बाजार में बेची, उस बिक्री करने से उसे जो आय प्राप्त होगी, जो इनकम उसे होगी, उसे कहते हैं हम कुल आगम। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। TR से हम इसे नोट करते हैं, टोटल रेवेन्यू, जो हम पहले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो उत्पादक ने जिन भी वस्तुओं का, जिन भी सेवाओं का उत्पादन किया और बाजार में जिनको उसने बेचा, बिक्री की, उससे जो उसे टोटल इनकम प्राप्त हुई, कुल आगम प्राप्त हुआ, उसे क्या कहेंगे हम, TR। मैं इसे उदाहरण से बताती हूँ कि मान लिया कोई उत्पादक है, उसने मान लिया 500 कापियां बनाई है और 500 कापियों को बनाकर उसने बाजार में बेच दिया। बाजार में बेचने से उसे मान लिया 2500 रुपए की इनकम हुई, 2500 रुपए प्राप्त हुए। तो 2500 रुपए क्या है, उसकी TR है, टोटल आगम है, उसका कुल आगम है। ये तो बिक्री से प्राप्त होने वाली आय की बात हुई। अब इन जो वस्तुओं और सेवाओं को उसने बिक्री की है, उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उसने उनके ऊपर जो जो खर्च की, मान लिया वो कागज लेके आया, मशीन लेके आया, या उसने कोई मजदूर लगाया, तो इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के जिन साधनों के ऊपर जो उसने टोटल खर्च किया, उसे क्या कहते हैं हम, कुल लागत कहते हैं। सभी प्रकार के कुल खर्चे अगर हम उसको मिला लेते हैं तो वो कुल लागत बन जाएगा। कुल लागत को हम TC, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं अपने पहले चैप्टर्स के अंदर, टोटल कॉस्ट कहेंगे। तो जो बिक्री से प्राप्त हुई वो कुल आगम, जो खर्चा आया वो कुल लागत। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि 500 कापियों को बेचने से 2500 की इनकम हो गई, लेकिन मान लिया इन 500 कापियों को बनाने में उससे 2000 रुपये खर्च हुए हैं, तो 2000 रुपये क्या हो जाएगी, उसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा कुल आगम, इनकम जो प्राप्त हुई उत्पादक को, ये खर्चा जो उसको बनाने के लिए उसके ऊपर आया। तो अगर इस आगम और इस लागत का हम तुलना करें, देखें, मान लिया हमारा जो TR यानी कि कुल आगम, आमदनी हमारी ज्यादा हुई है और कॉस्ट हमारी हुई कम, TR इज ग्रेटर देन TC, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उत्पादक को लाभ होगा। तो उत्पादक, मैं बताना चाह रही हूँ कि उत्पादक का उद्देश्य क्या है। उत्पादक इसीलिए करेगा कि उसे कुछ फायदा हो। तो उसे लाभ कब होगा, जब उसका टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो, यानी कि कुल आगम उसे प्राप्ति ज्यादा की हुई है और उसके ऊपर खर्च लागत कम आया है। ये जो लाभ होता है इसे हम पाई से भी नोट कर सकते हैं। ये पाई का निशान मैंने लगाया है कि अगर TR ज्यादा है, TC कम है, तो TR में से TC को माइनस करने पर, कुल आगम में से कुल लागत को घटाने से हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा लाभ होगा। और अगर स्थिति इसके उलट है, मान लिया TR कम है, TR जो कुल आगम हुई वो कम हुई और TC उसके ऊपर जो खर्च था वो ज्यादा आया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, उत्पादक को हानि होगी। और किसके बराबर हानि होगी, टोटल कॉस्ट में से हम टोटल रेवेन्यू को, कुल लागत में से कुल आय को घटाने से जो प्राप्त होगा वो हमारी हानि आएगी। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ उत्पादक का उद्देश्य क्या है। उत्पादक का उद्देश्य क्या है, उन वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर बिक्री से लाभ प्राप्त करना। लाभ उसे कब होगा, लाभ उसे तब होगा जब उसकी कुल आगम TR उसकी ज्यादा हो उसकी TC से। अगर TR TC से ज्यादा नहीं है, TR TC से कम है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादक को क्या होगा, हानि होगी। तो ये तो बात हुई उत्पादक के उद्देश्य की। अब मैंने आगे बताया था कि संतुलन की स्थिति में कब होता है, कब हम ये कहेंगे कि उत्पादक अब अपनी स्थिति में कोई चेंज करना नहीं चाहता, वो अब संतुलन में है। तो उत्पादक के संतुलन की स्थिति को जानने के लिए पढ़ते हैं कब वो संतुलन में होता है। एक ऐसी स्थिति जब उत्पादक उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट हो, यानी कि जो भी उत्पादन वो कर रहा है उससे वो सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, उसके अंदर वो कोई कमी या वृद्धि नहीं करना चाहता,
उसी स्थिति को हम क्या कहेंगे कि वो यहाँ पर संतुष्ट है। ना वो अपने उत्पादन को और करना चाहता, और बढ़ाना चाहता, और ना ही उस उत्पादन के अंदर कोई कमी करना चाहता। तो जो स्थिति है उसी स्थिति से वो क्या है, संतुष्ट। तो कब होता है वो संतुष्ट? एक तो ये परिभाषा हम लिख सकते हैं कि उत्पादक का संतुलन कब होता है, जब वो अपने आप में संतुष्ट हो, वो अपने उत्पादन की मात्रा में कोई वृद्धि या कमी ना करना चाहे। या दूसरा तरीका हम कैसे कह सकते हैं उत्पादक कब होता है संतुलन में, कि उसके लाभ क्या हो, अधिकतम हो। जो उसे लाभ प्राप्त हो रही है, जो मैंने बताया TR माइनस TC, तो वो उसके मैक्सिमम हो, अधिक से अधिक उसे लाभ प्राप्त हो रहे हो, या उसकी हानि क्या हो, न्यूनतम हो। तो ये दोनों स्थितियां क्या कहलाएंगी, उत्पादक के संतुलन की स्थितियां कहलाएंगी। या तो उसे लाभ अधिकतम हो या हानि न्यूनतम हो, एक स्थिति है। या वो अपने उत्पादन में आगे और नहीं बढ़ाना चाहता, आगे और बढ़ाना चाहेगा, इट मीन्स अभी उसके लाभ अधिकतम नहीं हुए हैं, अभी वो और लाभ बढ़ाएगा उत्पादन को तो उसके लाभ और बढ़ेंगे। तो अब वो वृद्धि कब नहीं करना चाहेगा उत्पादन में, जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। ऐसे ही वो कमी भी तभी नहीं करना चाहेगा जब उसके लाभ अधिकतम हो। तो ये एक स्थिति को बता रहे हैं एक तरह से कि उत्पादक संतुष्ट हो, वो अपने उत्पादन में कमी या वृद्धि नहीं करना चाहता हो, या उसके लाभ अधिकतम व हानि न्यूनतम हो। अब बात करते हैं हम अपने पूर्ण प्रतियोगी बाजार की। हमारे चैप्टर का नाम पूर्ण प्रतियोगी बाजार था। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ही हमें उत्पादक के संतुलन की जानकारी लेनी है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, और उत्पादक कब संतुलन में होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है उसके अंदर उत्पादक का संतुलन कैसे करेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दो स्थितियां होती हैं, एक को कहते हैं हम अल्पकालीन परिस्थिति और दूसरे को कहते हैं हम दीर्घकालीन स्थिति। ये भी हम अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अल्पकालीन स्थिति कौन सी होती है, जब केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है, वेरिएबल होता है। एक साधन के अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी के सभी साधन हमारे क्या होते हैं, स्थिर। समय की वो अवधि जिसके अंदर हम अपने सभी साधनों को नहीं बढ़ा सकते, केवल एक साधन को कम ज्यादा करके हम उत्पादन को घटा बढ़ा सकते हैं। जबकि दीर्घकाल में हमारे सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जो अल्पकालीन स्थिति होती है जिसमें केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है, उसके अंदर उत्पादक के संतुलन की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, दो विधियां। ध्यान से देखिए, मैंने बताया पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादक के संतुलन की दो परिस्थितियां, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अब अल्पकालीन के अंदर भी मैंने आपको दो तरीके बता दिए उत्पादक के संतुलन को निकालने के। पहला तरीका है कुल आगम व कुल लागत विधि। एक तरीका ये है जिसके अंदर हम TR और TC का कंपैरिजन करके, TR कुल आगम, TC कुल लागत, कुल आगम और कुल लागत का कंपैरिजन करके निकालेंगे कि उत्पादक संतुलन में है या नहीं। और दूसरी स्थिति है जिसके अंदर हम सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि का प्रयोग करके, यानी कि MR और MC इनका प्रयोग करके हम निकालेंगे कि उत्पादक संतुलन में कब होता है। तो आज हम पहले ये पढ़ते हैं कुल आगम व कुल लागत विधि। तो अल्पकाल में पहली विधि, पहला तरीका कुल आगम और कुल लागत विधि। इसके अंतर्गत भी हम दो चीजों को देखेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि उसको अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि कब हो रही है। अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि, इस स्थिति के अंदर क्या होता है, उत्पादक संतुलन में होता है। तो अधिकतम लाभ मैं आपको ये पहले बता चुकी हूं। अधिकतम लाभ कब होंगे, जब TR ज्यादा हो TC से। टोटल आगम में से हम TC को माइनस करें तो हमारा लाभ निकले, और वो लाभ कैसा हो, अधिकतम हो, तो उस स्थिति को हम अधिकतम लाभ कहेंगे। अब मैं इसी स्थिति को आपको चित्र के माध्यम से बताती हूँ कि उत्पादक कब कैसे संतुलन में होता है। यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस को लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने उत्पादन आउटपुट को लिया है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, इसके ऊपर मैंने कुल आगम और कुल लागत इन दोनों को लिया है। अब ध्यान से देखिए, ये जो चित्र, ये जो लाइन है हमारी, ये बिल्कुल सीधी, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हमारी TR है, TR यानी कि हमारी कुल आगम, जो हमें आय प्राप्त हो रही है। उत्पादन जब शून्य था तो कुल आय भी शून्य थी। जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे हमारी आमदनी बढ़ती चली गई। अल्पकाल के अंदर जो होता है हमारी TR इसी प्रकार की होती है, बढ़ती जाती है ऐसे ही। और जो ये दूसरा हमारा वक्र है, जो एक बार ऊपर से फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर ऊपर आया, ये हमारा क्या है, TC। हम जो हमारे पिछले चैप्टर्स थे उसके अंदर हमने अलग अलग से पढ़ा था कि TR की शेप कैसी होती है, TC की शेप कैसी होती है। तो जब हमने कुल लागत को पढ़ा था तो वहां हमने TC की शेप को इसी तरह से पढ़ा था। अब एक कर्व और है, ये वाला, ये कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है यहाँ, और फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करके और फिर थोड़ा सा ऊपर उभार लेकर और ये इधर आ रहा है। इसका नाम मैंने रखा है TPC। TPC यानी कि टोटल प्रॉफिट कर्व।
ये कुल लाभ को दिखा रहा है, प्रॉफिट को दिखा रहा है। तो अब ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये है हमारा कुल आगम, जब उत्पादन शून्य था तब 0 और धीरे धीरे बढ़ा, ये कुल लागत। अब ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है, ये TR का और ये TC। अब यहाँ पर TC ज्यादा है, यहाँ पर ये TC ज्यादा है, TR कम है। तो ये स्थिति किसको दिखा रही है कि उत्पादक को क्या हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है, क्योंकि उसकी TC ज्यादा है और TR कम है, तो इतना उसको क्या हो रहा है, नुकसान। और जो ये TPC है ये भी कुल लाभ का है, तो ये भी यहाँ पर 0 से नीचे यानी कि नेगेटिव है। ये यहाँ है ना शून्य और ये नीचे है, तो जितना ये है उतना ही ये है, या जितनी TC ज्यादा है उतना ही हमारा नेगेटिव में है हमारा लाभ। इट मीन्स इस स्थिति के अंदर 0 से लेकर M1 के अंदर का जो भाग है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पादक को हानि हो रही है, क्योंकि उसकी TC ज्यादा है, TR कम है, या उसके लाभ यहाँ पर हम कह सकते हैं ऋणात्मक है। ये दोनों एक ही बात है। अब इस पॉइंट के ऊपर M1 जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, TR और TC दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इट मीन्स TR और TC यहाँ पर बराबर हैं। तो यहाँ पर वो स्थिति है ये जब उत्पादक को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। इसे हम सम विच्छेद बिंदु इसके नाम है, और इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा क्वेश्चन। जब TR और TC दोनों बराबर होते हैं तो उसे सम विच्छेद बिंदु, लाभ अलाभ बिंदु, या हम इंग्लिश के अंदर इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ये बोलते हैं। तो M1 जो पॉइंट है उसके ऊपर उत्पादक को ना हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है। M1 से जो इधर का भाग है लेफ्ट साइड का, वहां पर उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब इससे आगे चलते हैं। M1 से M1 का जो भाग है, यहाँ पर उसे लाभ हो रहा है, क्योंकि अब क्या हो गया, TR ऊपर निकल गई और TC नीचे चली गई। तो ये स्थिति क्या है, जितना TR ऊपर है इतना उत्पादक को लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर भी क्या है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट कर्व था वो इतना ऊपर है। इट मीन्स ये जो हिस्सा है ये किसको दिखा रहा है, लाभ को। ये भी और ये भी दोनों लाभ को दिखा रहे हैं। अब यहाँ से लेकर M1 से लेकर M2 तक उत्पादक को लाभ हो रहे हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस सारे हिस्से में TR ज्यादा है, TC कम है। लेकिन मैंने कहा क्या था, लाभ अधिकतम हो। अब लाभ अधिकतम कब है, यहाँ पर लाभ अधिकतम है। यहाँ पर इनके बीच का गैप, TR और TC के बीच का गैप सबसे ज्यादा है। यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, और यहाँ पर देखिए ये प्रॉफिट कर्व भी सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर उसको क्या हो रहे हैं, लाभ अधिकतम, मतलब लाभ सबसे ज्यादा यहाँ पर उसको हो रहा है। लेकिन अगर हम जोड़ते चलें, इधर ये सारा ही लाभ का पोर्शन है। अब पॉइंट जो M2 है, अब यहाँ पर देखिए ये फिर से वही पॉइंट आ गया जब TR और TC दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये फिर से वही बिंदु है, A बिंदु और B बिंदु दोनों क्या हैं, सम विच्छेद बिंदु हैं, लाभ अलाभ के बिंदु हैं। यहाँ पर उत्पादक को ना लाभ हो रही है ना हानि, और इससे अधिक अगर उत्पादक उत्पादन करता है तो फिर TC ऊपर चली जाएगी, TR कम। तो M2 के पॉइंट के बाद उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाती है, उसकी लागतें बढ़ जाती हैं और उसके जो आगम होती है वो कम हो जाती है। तो ये चित्र क्या दिखा रहा है, तो मैंने एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं करी है, लेकिन मैं बोली हूँ वो सब इसकी व्याख्या ही है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर TR और TC को लिया है। TR हमारा कुल आगम वक्र है, TC हमारा कुल लागत वक्र है। ए पॉइंट से पहले का भाग हानि को दिखा रहा है, ए पॉइंट समविच्छेद बिंदु है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, और इसके बीच बाद जो M1 और M2 के बीच का भाग है ये लाभ को दिखा रहा है। इस बिंदु के ऊपर RS जो है ये लाभ सबसे ज्यादा है, और B बिंदु भी हमारा समविच्छेद बिंदु है, और B बिंदु के बाद हानि ज्यादा होगी और हमारे लाभ कम हो जाएंगे, क्योंकि TR घट जाती है। तो ये हुआ हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिकतम लाभ को शो करने वाला। ये लाभ को शो कर रहा है ना अधिकतम। अब जो न्यूनतम हानि है, न्यूनतम हानि को भी हम दिखा सकते हैं चित्र के माध्यम से। न्यूनतम हानि को बनाने के लिए मैंने ये एक और साइड में छोटा सा चित्र बनाया है। वैसे मेन हमारा यही होता है चित्र, लेकिन इसे भी समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये न्यूनतम हानि का चित्र है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने वही आउटपुट को लिया, वाई एक्सिस के ऊपर वही रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया। ये हमारा वही TR कर्व है, कुल आगम वक्र है, और ये है, ध्यान देने की बात है, ये हमारा क्या है, TVC। ध्यान से देखिए, वहां मैंने TC बनाया था और ये क्या है, TVC। ये मैंने ऊपर TC भी बनाया है। तो आप सभी को ये पता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। TC और TVC में जो अंतर होता है वो किसका होता है, स्थिर लागतों का, FC का होता है। ये जो चाहे यहाँ पर देख ले, चाहे यहाँ पर देख ले, चाहे यहाँ पर, TC और TVC में हर जगह पर एक जैसा गैप है, ये स्थिर लागतों का गैप है। तो जब ये स्थिर लागतें इस TR को यहाँ पर कट कर रही हैं, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर उत्पादक को TVC ये हानि हो रही है, उसको स्थिर लागतों के बराबर हानि हो रही है। अगर इससे ज्यादा उसे हानि होगी तो उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा।
जब उत्पादक इतना नुकसान सहन कर सकता है, इससे अधिक वो अल्पकाल के अंदर इससे अधिक नुकसान वो सहन नहीं करेगा, क्योंकि एफसी के बराबर, स्थिर लागतों के बराबर तो वो घाटे को सहन कर लेगा, हानि को सहन कर लेगा। लेकिन अगर अल्पकाल में उसे टीवीसी से अधिक हानि होगी तो ये न्यूनतम हानि है, तो वो उत्पादन को बंद कर देगा। ठीक है, दीर्घ काल के अंदर वो टीवीसी को भी सहन नहीं करेगा, क्योंकि टीवीसी भी उसको नुकसान तो हो ही रहा है, अल्पकाल के अंदर वो स्थिर लागतों के बराबर हानि को सहन कर सकता है। तो ये टीसी और ये टीवीसी के बीच का गैप स्थिर लागतों का गैप है, और जो ये ए बी पार्ट है ये उसकी न्यूनतम हानि को प्रकट कर रहा है। तो एम बिंदु के ऊपर उसे न्यूनतम हानि हो रही है। ये चित्र हमारा न्यूनतम हानि वाला, और जो सेकंड वाला चित्र है जो अभी मैंने पहले बताया ये अधिकतम लाभ वाला। तो जो उत्पादक के संतुलन को निकालने का जो पहला तरीका था कुल आगम और कुल लागत विधि, जिसके अंदर अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि हो, वो मैंने आपको बता दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि के द्वारा उत्पादक के संतुलन को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।